हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने 3 ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं जो गैस पेपर का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का सभी का हमने इसमें डाले हुए हैं वीडियो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के प्ले लिस्ट में आप चेक कीजिए और वहाँ पे जाकर के इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैं सिर्फ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करवाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, बलवन की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इसका लिखेंगे कि बलवन की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। बलवन गद्दी पर बैठते ही बहुत से अमीरों तथा सरदारों से मुफ्त में दी गई जागीरें छीन ली। उसने ऐसी जागीरें भी छीन ली जिनके स्वामी बच्चे, स्त्रियां तथा बूढ़े व्यक्ति थे। जवान जागीरदारों तथा सरदारों का आदेश दिया कि वे ठीक प्रकार से अपनी जागीरों का प्रबंध करें। गद्दी पर बैठते ही उसने मुल्ला को आदेश दिया कि वे अपने धार्मिक कार्यों को ही करें। उन्हें राजनीतिक में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, उनका कार्य जनता को धर्म की शिक्षा देना है। उन्हें किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। उसके गुप्तचरों द्वारा उलमाओं के चरित्र की जांच कराए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आप बताएंगे अकबरनामा किसने लिखा। तो अकबर के शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल था। उसने अकबरनामा लिखा। वह मुगलों की राजधानी आगरा में बड़ा हुआ। कहते हैं वह मुगलों की राजधानी आगरा में बड़ा हुआ। उसने विस्तृत अध्ययन की भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, यूनानी, दर्शन और सूफी मत का भी दिया। अकबर के इतिहास या आइन ए अकबरी को 3 हिस्से, जिसको जिल्दे कहा जाता है, में बांटा गया है। अकबर का पहला भाग अकबर के जन्म से लेकर 15 सितंबर 1542 तक के मुगल इतिहास के बारे में लिखता है। इस भाग में उसने पृथ्वी की रचना और विभिन्न धार्मिक व्यक्तियों के विचारों में लिखा है। इस पुस्तक के 2 भाग में अकबर के जीवन और 46 वर्षों की उसकी आयु तक घटनाओं का विवरण दिया गया है। अकबरनामा का तीसरा भाग आइन ए अकबरी कहलाता है। यह भाग की अकबरनामा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्वान इसे अकबरनामा की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। इस पुस्तक की भाषा फारसी है जो सरल लेकिन प्रभावशाली ढंग और शैली में लिखी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखे। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं, मतलब मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य के युक्त भूमि का नाम भी अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने और रक्षा के उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। इसी प्रकार पुस्तक के प्रथम सूत्र में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को पृथ्वी की प्राप्ति और रक्षा से संबंधित शास्त्र कहा है। इस परिभाषा के अनुसार कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। प्रथम, यह शास्त्र यह दर्शाने का प्रयास करता है कि शासक किस प्रकार पृथ्वी पर राज्य की रक्षा कर सकता है। इसी रक्षा के उद्देश्य से अर्थशास्त्र राज्य के आंतरिक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की विवेचना करता है। द्वितीय, यह शास्त्र इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार नई भूमि या पृथ्वी को अपने आधिपत्य में ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आगे है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण है। प्रथम 5 अधिकारों में राज्य के आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है। 6 से 13 अधिकरणों में राज्यों की
वैदेशिक संबंधों की विवेचना की गई है एवं शेष 2 अधिकरणों में अन्य विषयों की चर्चा की गई है। देखिए आपको जो है ना 20 से 30 शब्दों में ही कहा जाता है लिखने के लिए, तो इसमें से आप मेन पॉइंट आप जो है ना आपको जो याद रहेगा वो आप लिख देंगे बस। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखने से पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, इसको लिखना कैसे है, अगर आप समझ गए तो समझिए आपका 50% आपको याद हो गया। इसलिए आप अच्छे ढंग से समझे और उसके बाद आप क्वेश्चन को याद करें। ये जरूरी नहीं है कि हमने इसमें जितना बताए हैं इसी को याद करना, आपको इसमें से मुख्य पॉइंट को याद करना है। अगर आप सुने रहेंगे तो आपको 50% तो वैसे भी याद रहेगा। थोड़ा सा अगर आप 1-2 बार और वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा कन्फर्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपना कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पूर्णतः समाप्त कर अथवा कम करने के साथ कई बात की। फरवरी 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने वार्ताओं के लिए अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। विभाजन से पूर्व बंगाल में असम, बिहार, उड़ीसा भी शामिल थे। इस विभाजन का कोई वैधानिक और सैद्धांतिक आधार नहीं था। विरोध के रूप में लोगों ने विदेशी माल के बहिष्कार का निर्णय लिया। इसे ही इतिहास में स्वदेशी आंदोलन की संज्ञा दी गई है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा विपिन चंद्र पाल ने विभिन्न स्थानों पर सभ्यताओं का आयोजन किया और जनता से स्वदेशी माल के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की अपील की। सार्वजनिक सभाओं में उपस्थित व्यक्तियों को स्वदेश व्रत दिलाया जाता। इसमें संदेह नहीं कि बंगाल के नेताओं और तरुणों की मनोस्थिति में एक महान परिवर्तन हुआ। बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन के विषय में पहले से ही सोचा जा रहा था, अब इसमें अत्यधिक गति आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखे। तो भारत के गणतंत्रीय संविधान की प्रस्तावना निम्न है। प्रथम है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये आपका हो गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो आपने बचपन से ही पढ़े होंगे। संविधान 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़ दिए गए जो इस प्रकार है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्षता समाजवादी गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें है थोड़ा सा कि इस तरह धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और राष्ट्रीय अखंडता को मूल प्रस्ताव ना में जोड़कर संविधान के उद्देश्यों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की। तो 1236 ईस्वी में हरिहर ने
हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। उसी वर्ष उसने विजयनगर का नवीन नगर बनाया। यही राज्य बाद में विशाल राजनगर राज्य बना और विजयनगर विधाननगर की राजधानी बना। हरिहर प्रथम, जो कि 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक राज किया, इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। उसकी पहली राजधानी अनेगोंदी थी। 7 वर्ष के पश्चात उसने विजयनगर को राजधानी बनाया। 1356 ईस्वी में हरिहर की मृत्यु हो गई। हरिहर की मृत्यु के पश्चात उसका भाई बुक्का सिंहासन पर बैठा। बुक्का ने अपने राज्य को सरदारों की स्वतंत्र प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया, शासन का केंद्रीयकरण किया और तमिलनाडु राज्य को विजयनगर राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसने बंगाल के राजा से एक समझौता करके बहमनी शासक मुहम्मद शाह प्रथम पर दबाव डाला और उसने कृष्ण तुंगभद्रा के दोबाव की मांग की। उस समय से बहमनी और विजयनगर राज्यों का संघर्ष आरंभ हुआ। उसने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथ की नवीन टीकाएं लिखवाई और तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हरिहर बुक्का द्वितीय शासक बना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने 2009 से 2022 तक के जो हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और 2009 से 2022 तक के सभी विषय का क्वेश्चन बैंक का फुल्ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। इसलिए आप जाकर के इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको पता ही होगा बिहार बोर्ड हर एक साल कम से कम 80% क्वेश्चन जो है ना सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही पूछते हैं। इसलिए आप लोग जाकर के इस वीडियो को ध्यान से देखें। एक ही वीडियो में आपको सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की गणना भारत के महानतम सफल शासकों में की जाती है। वह एक साहसी वीर तथा महान विजेता था। उसने अपने अयोग्य भाई रामगुप्त की हत्या करके गुप्त साम्राज्य की रक्षा की। शकों और वाह लोगों को पराजित करके अपने साम्राज्य की सीमाओं में वृद्धि की। मध्य प्रदेश के गणराज्यों तथा दक्षिण भारत के राज्यों को पराजित किया तथा पूर्व संघ भक्ति का विनाश कर गुप्तों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने संबंधों द्वारा अपना राजनीतिक स्थितियों को समृद्ध बनाया। उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु नारी वेश धारण करके शक राजा की हत्या की तथा अपने बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से मिलकर षड्यंत्र पूर्वक रामगुप्त का वध करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। संक्षेप में वह महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक साधन को अपना सकता था। चंद्रगुप्त एक योग्य तथा महान शासक था, जिसने अपनी योग्यता द्वारा शासक को दृढ़ता प्रदान करके प्रजा को सुख प्रदान किया। फाहियान ने उसकी शासन व्यवस्था की मुक्त कंठ प्रशंसा की। वह बड़ा ही न्यायप्रिय था। राजा उससे अधिक प्रेम करती थी, प्रजा उससे अधिक प्रेम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए। तो अस्थायी बंदोबस्त से ब्रिटिश शासन में निम्नलिखित लाभ हुए। प्रथम था कि जमींदारों को एक निश्चित रकम चुकाने के बदले उन्हें भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। दूसरा था कि लगान निश्चित कर दिया गया, जिसमें न वृद्धि हो सकती थी और न उसको कम ही किया जा सकता था। नेक्स्ट है शांति व्यवस्था और न्याय से संबंधित सभी कार्यों का उत्तरदायित्व जमींदारों से लेकर सरकार को दे दिया गया। नेक्स्ट है कि जमींदार सिर्फ उतने समय तक भूमि के स्वामी थे जब तक वे सरकार को लगान दे रहे। लगान न देने पर जमीन दूसरों को दे दी जा सकती थी। कृषकों को पट्टे के द्वारा ही भूमि दी जाती थी और पट्टे में लगान की वृद्धि
सरकार की स्वीकृति से ही की जा सकती थी। इस व्यवस्था से किसान जमींदारों की अराजकता कम हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें तो गौतम बुद्ध बचपन से ही शांत, गंभीर एवं चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तरुण सिद्धांत का कोमल हृदय पीड़ित प्राणियों के दुख से द्रवित हो उठता था। इसी बीच उन्होंने बुढ़ापे, रोगी, मृतक और सन्यासियों से संबंधित 4 हृदय विदारक दृश्य देखे। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का दग्ध हृदय और भी बेचैन हो उठा तथा उनकी आत्मा सत्य की खोज के लिए सभी दुखों के निवारण हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। अतः वे 25 वर्ष की अल्पायु में ज्ञान की तलाश में निकल गए। यहाँ पे 29 वर्ष होगा। 29 वर्ष की अल्पायु में ज्ञान की तलाश में निकल गए। ज्ञान पाने के बाद उन्होंने निम्न उपदेश दिया। प्रथम, देखिए ये क्वेश्चन अगर आप अच्छा से ढंग से देखते हैं तो आपके ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आएंगे। संसार में स्वतंत्र दुख ही दुख है। दूसरा था दुख का कारण है। तीसरा है दुख का निरोध किया जा सकता है। चौथा दुख निरोध के मार्ग हैं। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है का निरूपण करते हुए बतलाया कि मनुष्यों का जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु के कारण दुख होता है। बौद्ध दर्शन का दूसरा आर्य सत्य दुख के कारण अर्थात दुख समुदाय को स्पष्ट करते हुए बुद्ध ने अहंकार, तृष्णा, क्रोध आदि को इसका जड़ माना है। अब नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य एवं तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 ईस्वी विद्रोह के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के कारण अनेक भारतीय शासक अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। दूसरा, अंग्रेजों ने भारत को इंग्लैंड के कारखाने के लिए कच्चा माल खरीदने और तैयार माल बेचने की मंडी समझा हुआ था, इसलिए उन्होंने भारतीय व्यापार तथा उद्योगों को नष्ट करने के पूरे प्रयत्न किए, जिसमें देश में गरीबी फैल गई। अतः लोग ब्रिटिश राजा से घृणा करने लगे थे। तीसरा था कि भारतीय सैनिक में भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष था। उन्हें अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था, फिर उनसे बुरा व्यवहार भी किया जाता था। वे इस अन्याय को अधिक देर तक सहन नहीं कर सकते। 1856 ईस्वी में सरकार ने सैनिकों से पुराने बंदूकें वापस लेकर उन्हें एनफील्ड राइफल दी। इन राइफलों में गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था, अतः भारतीय सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, यह घटना इतना गंभीर रूप धारण कर गए कि 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों का उल्लेख करें। तो हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुआं, जल संग्रह करने वाले स्थानों की सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। दूसरा था प्रथम क्वेश्चन है कि और इसका प्रथम पॉइंट है कि अफगानिस्तान में सोतुगई नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए। हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के कुआं का भी इस्तेमाल किया जाता था। गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान से पानी की बावली यानी कि तालाब मिला है। इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए, जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे। मौर्यकालीन इतिहास की विस्तृत जानकारी हमें अशोक महान के अभिलेखों और स्मारकों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के विवरणों से प्राप्त होती है। मौर्य काल के इतिहास का यूनानी स्रोत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका प्रमुख है। इस तरह कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में विस्तृत वर्णन है। अशोक ने अपने काल में कई शिलालेखों, स्तंभ लेखों तथा स्मारक चिन्हों का निर्माण कराया था। इससे भी मौर्यकालीन इतिहास की काफ़ी जानकारी मिलती है।
मुद्रा राक्षस ऐतिहासिक नाटक में नंद वंश के नाश तथा मौर्य वंश की स्थापना की कहानी मिलती है। पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो युद्ध काल में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का दमन करने के लिए भारतीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, किंतु यह अधिनियम केवल युद्ध काल के लिए था, परंतु ब्रिटिश अधिकारी यह चाहते थे कि युद्ध के बाद भी कोई ऐसा कानून हो जिसके द्वारा दमन चक्र चलाया जा सके। इसलिए जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में फरवरी 1919 में विधेयक प्रस्तुत किए। परिषद के गैर सरकारी भारतीय सदस्यों, निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने विधेयक को कानून का रूप 18 मार्च 1919 को दे दिया। इसी कानून को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार को जनता की स्वतंत्रता का अपहरण करने और संदिग्ध व्यक्तियों को बंदी गृह में डालने का अधिकार प्राप्त हो गया। जब मजिस्ट्रेट संदिग्ध क्रांतिकारियों को थोड़ी बहुत जांच पड़ताल के बाद उनकी नज़रबंदी का आदेश जारी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डाले। तो जब गांधी जी ने देखा कि एक और तो अंग्रेज़ों ने भारत को बिना नेताओं से पूछे विश्व युद्ध में घसीट लिया, तो भारतीय लोगों का क्या है, रोष बढ़ गया। लेकिन जब अंग्रेज़ों द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनका युद्ध साम्राज्यवाद के विरुद्ध है और युद्ध जितने ही हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेज़ों की सहायता करने की स्वीकृति दे दी। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज अपने वचन से फिर गए। इससे भारत में रोष की लहर फैल गई। गांधी जी ने विवश होकर भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस में उपनी उग्रवादियों की भूमिका का वर्णन करें। तो शुरू में कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभाव था। 19वीं शताब्दी तक कांग्रेस पर उदारवादियों का ही प्रभाव रहा और वे लोग क्रांतिकारी रास्ता अपनाना नहीं समझते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ होते ही भारतीय राजनीति के क्षेत्र में उग्रवादियों का उदय हुआ, जिनकी धारणाएं और मान्यताएं उदारवादियों से बिल्कुल भिन्न थी। उदारवादियों की भांति ये अनुनय विनय की राजनीतिक में विश्वास नहीं करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति था, जिसके लिए ये अपना बलिदान देने के लिए भी तत्पर थे और इन्होंने ऐसा किया भी। यदि ब्रिटिश सरकार कुछ झुकती भी थी तो उग्रवादियों के आक्रामक क्रियाकलाप से ही, वरना अंग्रेज लात के देवता थे न कि बात के। उग्रवादी नेताओं ने तत्काल स्वतंत्रता की मांग उठाई और इसी मांग को लेकर गांधी जी आगे बढ़े। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी पर नोट करके इसको याद भी करेंगे, जरूर पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन। अकबर को उसकी सामरिक प्रशासनिक कुशलता एवं धार्मिक उदारता के कारण विश्व के महानतम शासक के रूप में याद किया जाता है। विशेषकर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के बल पर उसने भारत को एक सूत्र में बांधने की प्रशंसनीय कोशिश की। यद्यपि वह जन्म से मृत्यु पर्यंत मुसलमान रहा, लेकिन उसमें धार्मिक कट्टरता नाम मात्र का भी नहीं था। अपनी धार्मिक उदारता को प्रदर्शित करते हुए उसने 1562 ईस्वी में हिंदू समाज में प्रचलित कई कुप्रथाओं यथा बाल विवाह, सती प्रथा एवं दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की। उसके बाद उसने 1662 ईस्वी में तीर्थ यात्रा
तीर्थ स्थान यात्रा को बंद कर दिया और 1564 ईस्वी में हिंदुओं से ली जाने वाली अलोकप्रिय धार्मिक कर जजिया को समाप्त किया। किंतु 1575 ईस्वी में अकबर की धार्मिक नीति में महान परिवर्तन आया तथा अब उसने स्पष्ट रूप से सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखनी प्रारंभ की। देखिए ये जो है ना, अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, इसमें भी आपको ये या महान शासक क्यों कहा जाता है, अकबर को महान शासक क्यों कहा जाता है, उसका आंसर यही हो जाएगा। अकबर द्वारा प्रचलित दीन ए इलाही का उद्देश्य एक ऐसे प्रबुद्ध और उदार विचार वाले भारतीयों को इकट्ठा करना था जो अकबर को अपना राजनीतिक नेता मानते थे और सभी धर्मों की सत्यता पर विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धर्म का संक्षिप्त विवरण दे। तो वस्तुतः अशोक ने जिस धर्म का रूप विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया वह समस्त धर्मों का सार है। उसका धम्म अनेक सुधारवादियों आंदोलनों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। अशोक ने द्वितीय और तृतीय स्तंभ लेखों और सप्तम शिलालेखों में धम्म का सार मिलता है। वस्तुतः अशोक का धम्म तत्कालीन सभी धर्मों का सार था। अशोक ने विभिन्न धर्मों में सन्निहित अच्छाइयों का संकलन कर उसे अपने धर्म का रूप प्रदान किया। संयम, भाव, शुद्धि, दृढ़ भक्ति, सोच, साधुत्व, कृतज्ञता, दया, दान, सत्य, माता पिता गुरु और वृद्धजनों की सेवा, शुश्रूषा तथा बंधु बांधवों, ब्राह्मणों, दीन दुखियों आदि के प्रति दान तथा उचित आदर सत्कार। वास्तव में अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म सर्वथा जन कल्याणकारी धर्म था। उसके धर्म का मूल उद्देश्य मानव जाति का नैतिक उत्थान करना था। अतः उसके धम्म या धर्म को हम सार्वभौम तथा विश्व धर्म की संज्ञा दे सकते हैं। अशोक का धर्म जीवन तथा विचारों की आधारभूत सिद्धांतों का समन्वय था जो आज भी सर्वमान्य है तथा जिन्हें समस्त मानवता पर लागू किया जा सकता है। सही अर्थ में अशोक का धर्म आचरणों का विधान था। अशोक ने अपनी तृतीय स्तंभ लेख में धम्म का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आशीनवों अर्थात पापों, उग्रता, क्रोध, मान, ईर्ष्या, निष्ठुर्य आदि से मुक्ति पाना ही वास्तविक धर्म है। इस तरह अशोक के मानबोधित धर्म के दो पहलू थे, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के कला का वर्णन करें। हड़प्पा लोगों की शिल्प और तकनीकी अत्यंत विकसित थी। इस क्षेत्र में उनकी निम्नलिखित उपलब्धियां थी। हड़प्पा के लोग कांस्य निर्माण और प्रयोग से अच्छी तरह परिचित थे। तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाते थे। हड़प्पाई स्थलों में जो कांस्य के औजार और हथियार मिले हैं उसमें टीन की मात्रा कम है। वस्तुतः टीन उन्हें मुश्किल से मिलता था। कांसे से प्रतिमाओं के साथ कुल्हाड़ी, आरी, छुरा आदि बनाते थे। ये लोग बुनाई कला से भी परिचित थे। वे कपड़े बनाते थे। सूत काटने के लिए तकली का प्रयोग करते थे। बुनकर सूती और ऊनी कपड़ा पहनते थे। तीसरा पॉइंट है कि हड़प्पाई लोग अच्छे राजगिरी भी थे। उनकी कला विशाल इमारतों में देखने को मिलती है। ये नाव बनाने का काम भी करते थे। इनका महत्वपूर्ण शिल्प मिट्टी की मोहरें बनाना और मूर्ति का निर्माण था। ये कुम्हारी कला से भी परिचित थे। बर्तन चौक की सहायता से बनाए जाते थे जो चिकने और चमकीले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संगीतियों क्यों बुलाई गई। बौद्ध संगीतियाँ क्यों बुलाई गई, चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या महत्व है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु 4 बौद्ध सभाओं का आयोजन हुआ जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई।
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में यश की अध्यक्षता में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्म के नेतृत्व में हुई। चौथी संगति कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। देखिए आपके जो है बौद्ध संगति से एक गो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, प्रत्येक साल एक गो क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से नोट करके याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो मुगल कालीन प्रशासन केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों में दोहराया गया था। यहाँ भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ यानी कि दीवान, बख्शी और सद्र होते थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। परगना यानी कि उपजिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देख रेख 3 अर्ध वंशानुगत अधिकारियों कानूनगो, चौधरी, राजस्व संग्रह का प्रभारी और काजी द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर ये सब क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आपको मतलब काम आ जाएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से ध्यान से देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़, आपका तो इतना दायित्व बनता ही है ना, आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप हमें कमेंट में बताएंगे, और इनमें से कितना आपसे बन रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर आप कहीं भी पढ़ाई करते हैं, आप कितनों भी जाते आते हैं, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए, अगर आप अपना माइंड से एक भी क्वेश्चन को नहीं लिख पा रहे हैं तो समझिए आपका कोई पढ़ाई नहीं हुआ, सिर्फ आप जाने आने में समय व्यर्थ गंवा लिए। इसलिए आप जब वीडियो देखते हैं उसके बाद आप क्वेश्चन खुद से लिखा करें और खुद से उसका आंसर दे। अगर आप क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक से आप देखा करें कि क्वेश्चन बैंक में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और लिखा कैसे गया है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। जिस टाइप से लिखा गया है उस टाइप से आप अभी से प्रयास करना शुरू कर दे। देखिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे मार्क लाएंगे, उतना आप बेहतर बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि हिंदुस्तानी राजभाषा होना चाहिए। कहते हैं कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों कहता था महात्मा गांधी। तो इसका आंसर लिखेंगे कि महात्मा गांधी मानते थे कि हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी शामिल है और वे दो भाषाएं मिलकर हिंदुस्तानी भाषा है। वे हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है और दोनों की संख्या अन्य सभी भाषाओं की तुलना में बहुत अधिक है तथा यह हिंदू और मुसलमानों के साथ साथ उत्तर और दक्षिण में खूब प्रयोग में लाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक कितने हैं, उनके नाम और विशेषताएं लिखिए। तो त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संग्रह था। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तीसरा अभिधम पिटक में दर्शन से जुड़े विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत के मुख्य सिद्धांतों को लिखे। सूफी संत के मुख्य सिद्धांतों को लिखे। तो सूफीवाद 19वीं सदी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस्लाम में इसे तसव्वुफ कहते हैं। यह शब्द उन्हीं की ओर इशारा करती है जिसे सूफी संत पहनते हैं। कुछ विद्वान सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है साफ। इस्लाम के खिलाफत के रूप में एक आध्यात्मिक संस्था का पदार्पण हुआ जिसे सूफीवाद कहते हैं। यह रहस्यवाद वैराग्य का समन्वय, सूफीवाद रूढ़िवाद का विरोध है। यह मुक्ति के लिए ईश्वर भक्ति का बल देता है। यह पैगंबर मोहम्मद और कुरान की व्याख्या अपने
निजी अनुभवों के आधार पर की। बाद में इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले का गठन प्रारंभ हुआ। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के भक्ति स्थल बन जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया कर क्या है, स्पष्ट करें। जजिया कर क्या है, स्पष्ट करें। तो जजिया कर एक प्रकार का कर है या शुल्क या अनुदान है जो मुगल काल में धार्मिक स्थलों के रख रखाव व निर्माण के लिए लिया जाता था। युद्ध के दौरान नष्ट मंदिरों का निर्माण एवं मरम्मत के लिए भी जजिया कर लिया जाता था। यह कर गैर मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, किंतु औरंगजेब ने इसे गैर मुसलमानों पर भी लागू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा से क्या अभिप्राय है। इसको लिखेंगे कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों को जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्से के राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका क्या है, तबादला किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के दुष्परिणामों से भारतीय मुसलमान आहत थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं की कौम को हुआ था। फलतः 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें हिंदुओं ने भी अपने एकजुटता दिखाई। गांधी ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि विजेता राष्ट्रों द्वारा लगाई गई शांति की शर्तें अनुकूल न हो तो वे भारत में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना बंद कर देंगे। सरकारी उपलब्धियों एवं सामान्य को वापस किया जाने लगा। पंजाब के अत्याचार एवं जालियांवाला बाग ने भी इस आंदोलन में घी का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श कौन कौन हैं। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मुख्य आदर्श निम्न हैं। प्रथम, भारतीय संविधान का आधार जनता है और देश की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। दूसरा, इसके द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की उद्घोषणा की गई है। तीसरा, भारतीय संविधान का उद्देश्य न्याय, समता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और भ्रातृत्व की स्थापना करना है। चौथा है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का आदर्श अपनाया गया है, अर्थात सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास, उपासना और की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य की ओर से किसी के भी धर्म पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। राज्य किसी भी धर्म या संप्रदाय के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति नहीं अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो हमारे देश में संविधान घोषणा करता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्रता तथा सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम तथा सर्वप्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत के रूप में समझा जाना जाता है जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। वैसे यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के अहम पहलुओं में से एक पहलू है। धर्मनिरपेक्षता का इतना ही अहम दूसरा पहलू अंतर धार्मिक वर्चस्व अर्थात धर्म के अंदर छुपे वर्चस्व का विरोध करना है। धर्मनिरपेक्षता ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्व से विहीन समाज बनाना चाहता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह धर्मों के अंदर स्वतंत्रता और अनेक धर्मों के मध्य और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के विजयों के विषय में लिखे। तो समुद्रगुप्त की विजय यानी कि उत्तर भारत में निम्नलिखित थी। सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 3 राजाओं पर विजय प्राप्त की। यह राज नागसेन, अच्युत तथा
कोटकुलज के नाम से विख्यात है। नागसेन नागवंश का सम्राट था जिसका राज्य ग्वालियर में मथुरा तक विस्तृत था। इसकी राजधानी पद्मावती थी। अच्युत का राज्य रुहेलखंड प्रदेश में स्थित आहिछत्र था। कोटकुलज की मुद्राएं आधुनिक पंजाब तथा उनके निकटवर्ती प्रदेश से प्राप्त हुई। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों पर अधिकार प्राप्त करके इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। उत्तर भारत में शांति स्थापित करने के पश्चात समुद्रगुप्त संभवतः दक्षिण की ओर गया। उसकी अनुपस्थिति में उत्तर भारत के राज्यों ने विद्रोह किया, अतः समुद्रगुप्त पुनः उत्तर भारत की ओर वापस चला आया। उसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को पराजित किया। इलाहाबाद की प्रशासनिक में इन राजाओं के नाम इस प्रकार दिए गए हैं। प्रथम है रुद्रदेव, दूसरा है मत्तिल, तीसरा है नागदत्त, चौथा है गणपति, पांचवा है तानसेन, छठा है चंद्रवर्धन, सातवां नंदिन, आठवां अच्युत तथा नौवां है बलवामन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसी वजह से मैं अब आगे की क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा आप हमें बताएंगे, और आप हमें ये बताएंगे कि आपका लक्ष्य क्या है, आप एग्ज़ाम में कितना अंक लाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।